नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है और इससे रिलेटेड हमने आपको 5 क्लास प्रोवाइड करा दी थी और लास्ट क्लास में हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, जिसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मौलिक अधिकार सरदार सिंह सर्ण समिति के तहत 1976 में जोड़े गए थे और उस टाइम 10 मौलिक अधिकार थे और उसके बाद 11 मौलिक अधिकार 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 6th क्लास। इसमें हम भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारत का संविधान न कठोर है, न लचीला और लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जो 17 जुलाई 1789 में लिखा गया। और विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और लिखित संविधान भी विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही है और सबसे छोटा भी अमेरिका का है। और विश्व का अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, यानी इंग्लैंड का संविधान बिना लिखा हुआ है, यानी कोई लिखा हुआ नहीं है। और भारत के संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। उधार का संविधान या उधार लिया गया थैला है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष शासन प्रणाली है और भारत में एक हरी नागरिकता है, यानी भारत में एक ही नागरिकता है। और जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में 2 नागरिकता है, उसमें राज्य की अलग लेनी पड़ती है और सेंटर की अलग लेनी पड़ती है। भारत में एक ही नागरिकता है और भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जिला परिषद। भारत में सार्वभौमिक का व्यस्त मताधिकार 18 वर्ष वोट डाल सकते हैं, यानी भारत में 18 वर्ष का व्यक्ति अपने किसी भी नेता को अपने अधिकार से चुन सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सभी धर्मों का सम्मान होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी किसी भी धर्म को अहमियत नहीं दी जाती, सभी धर्म समान है। भारत में आपातकालीन प्रावधान है और जो आपातकाल है ये जर्मनी से लिया गया है, जो 368 में आता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? कम शब्दों में पूरे संविधान के बारे में बताना प्रस्तावना कहा गया है। प्रस्तावना किसी भी देश का चरित्र बताती है। 13 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, यही आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। N.A. पालिकवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था और K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री बोला था। यानी अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अलग अलग मत दिए थे इसके बारे में। और हमने प्रस्तावना अमेरिका से ली है और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से
लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें अभिव्यक्ति, उपासना, विचार, विश्वास और धर्म के बारे में बताया गया है। यानी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना 2 प्रकार की समानता होती है, एक अवसर होती है और दूसरी प्रतिष्ठा के बारे में होती है। प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पदनिरपेक्ष, अखंडता, और यह 1976 में जोड़े गए थे और इसको ही भारत का लघु संविधान कहा जाता है। यानी जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसको भारत का लघु संविधान के बारे में भी जाना जाता है। और यह अगर नोट में दे भी रखा है, 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, जो 1976 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता, परंतु 1973 के बाद केशवानंद भारती केस के बाद प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाने लगा। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में परिवर्तन तो कर सकते हैं, परंतु उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वैसे कोई परिवर्तन कर सकते हैं। संप्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में क्या कहा गया है? वह देश जो बिना किसी दबाव के, वे बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के फैसला ले सके, उसे संप्रभुत्व संपन्न कहते हैं। यानी जो किसी की भी दबाव न माने और अपनी डिप्लोमेसी पे काम करे, वो देश संप्रभुत्व संपन्न देश कहलाता है, जैसे कि भारत है। और समाजवादी के बारे में क्या है? देश की आय मिश्रित है, जहाँ आय का कंट्रोल किसी एक क्षेत्र में ना हो और निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर चलाते हैं। इसमें यानी किसी भी चीज़ पर पूरा कंट्रोल सरकार का ना है और ना ही किसी प्राइवेट का है, ऐसा ही है भारत में। इसमें मतलब भारत में जो सरकार है उसका भी कंट्रोल है, और जो निजी क्षेत्र हो गए जैसे अंबानी, अडानी, अलग अलग ग्रुप है, ये टाटा, इनका अपना है। यानी भारत में है समाजवादी। और पदनिरपेक्ष, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों की इज्जत करता है और इस सभी धर्मों को एक समान मानता है। पदनिरपेक्ष में ये बताया गया है। और लोकतांत्रिक के बारे में, लोकतांत्रिक होता है लोगों का लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन, जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, वो लोकतांत्रिक देश कहलाता है। या आप ये कह सकते हो जिस देश में जनता को सर्वोच्च माना जाता है वो लोकतांत्रिक देश होगा, जैसे कि भारत। और आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र, देश में प्रथम अन्य पद वंशानुगत न हो। गणतंत्र देश वो होगा, मतलब राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, चुनाव होंगे, उससे निर्धारित होगा कि कौन राजा यानी प्रधानमंत्री बनेगा, वो देश गणतंत्र कहलाएगा। और नहीं तो चीन है, जिसमें एक ही मतलब सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार, जो खुद ही अपने आप राष्ट्रपति चुनती है और वहाँ के नागरिकों को कोई भी अधिकार नहीं है। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें स्टडी एलीट ग्रुप में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।